नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम और दिलचस्प खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS हुकूमत की दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। दूसरी मियाद के उन 2 सालों में KCR हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो एलाना ज़्यादा और काम कम हुआ है। सरकारी तौर पर जारी किया गया 2 साल का रिकॉर्ड उम्दा कारकर्दगी को पेश कर रहा है। 2018 में TRS पार्टी ने 2014 के मुकाबले 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद TRS पार्टी के सियासी ग्राफ में कमी होती गई। पहला झटका लोकसभा इंतखाबात में लगा जब BJP ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए कार, सार और पदहार यानी 17 में से 16 सीटें जीतने के नारे का दम तोड़ दिया। इसके बाद मजालिस मुकामी इंतखाबात में TRS ने फिर एक बार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए ये साबित कर दिया कि तेलंगाना में उसी का सिक्का चलेगा। पहला साल पूरा इंतखाबात में गुजर गया। सरकारी कामकाज पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा साल शुरू हुआ तो कोविड-19 का कहर तेलंगाना की मईशत और समाजी सरगर्मियों पर पड़ा, जिसकी वजह से दूसरे साल भी आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा सका। 57 साल की उम्र वालों को वजीफ़ा देने के वादे पर अब तक पेशरफ्त नहीं हो सकी। किसानों के कर्ज माफ़ी, बेरोज़गारी भत्ता, मुलाजिमीन की PRC जैसे मसाइल पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट लाकर खुश कर दिया गया। VRO यानी विलेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और VRA के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और रेवेन्यू एक्ट लाते हुए धरानी पोर्टल के ज़रिए अराजी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने पर ख़जाने को नुकसान हुआ। 2 साल मुकम्मिल होने से पहले हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल ने हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर कर दिया। इसके बाद हैदराबाद बल्दिया कॉरपोरेशन के इंतखाबात में BJP की कामयाबी ने KCR को परेशान कर दिया। तीसरा साल शुरू हो चुका है। इस साल के शुरुआत में भी इंतखाबात की सरगर्मियों से इस साल की शुरुआत हुई। ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के इंतखाबात, इसके बाद खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब में आधा साल गुजर जाएगा। बहरहाल KCR के लिए दूसरा साल सियासी तौर पर और सरकारी तौर पर परेशान कुन रहा। मुल्क भर में किसान तहरीक उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें भी इस तहरीक में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत और हुकूमत की हमनवा पार्टियां ही इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। रियासत में हुक्मरान TRS पार्टी ने भी इस तहरीक का साथ देने का ऐलान किया था। भारत बंद में भी हिस्सा लिया, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही वज़ीर आला KCR दिल्ली रवाना हुए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात कर डाली। मुलाकात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुई। वज़ीर आला का कहना है कि उन्होंने रियासत के मफादात हासिल करने के लिए BJP कायदीन से मुलाकात की, लेकिन दिल्ली में अपनी पार्टी ऑफिस के लिए फौरी तौर पर ज़मीन हासिल कर ली, जबकि हैदराबाद के सैलाब मुतासिरीन के लिए अभी तक कोई भी रकम मख्तस नहीं करवा सके, जबकि रकम हासिल करना एक और मरहला होगा। इसके अलावा हैदराबाद के सैलाब मुतासिरीन और शहरियों को होने वाले नुकसान का तखमीना भी नहीं लगाया गया और ना ही इस पर कोई रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि एक अंदाजे के तौर पर 5000 करोड़ के नुकसानात की बात कही जा रही है। याद रहे कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और दीगर TRS कायदीन ने बार बार ये कहा कि मरकज़ ने सैलाब मुतासिरीन के लिए कोई रकम मख्तस नहीं की है। इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन ख़ुद रियासती हुकूमत ने अब तक सिर्फ 500 करोड़ ही खर्च किए हैं, जो कि 10,000 फ़ीसद की मुनासिबत से अवाम में तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि इस तकसीम में भी कई तरह की धांधलियाँ सामने आ चुकी हैं। फ़िलवक्त जो बात अवाम की समझ से बाहर है वो ये कि वज़ीर आला के इस अचानक दिल्ली दौरे को वो किस नज़र से देखें, क्योंकि मंजर कुछ साफ नहीं है और धुंधलाहट है। क्या वो किसानों के साथ हैं या फिर मरकज़ की अवाम दुश्मन हुकूमत के साथ खड़े हैं ताकि अपनी पार्टी के मफादात के लिए काम कर सकें? जब वो मरकज़ से रियासत के लिए फ़ंड्स हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं तो फिर खुलेआम एहतजाज क्यों नहीं करते, जैसा कि उन्होंने किसानों के बंद में हिस्सा लेते हुए किया? फिर TRS पार्टी ख़ुद को तेलंगाना तहरीक की पैदावार भी करार देती है। वज़ीर आला KCR को अचानक अपनी राय और पटरी बदलने की पुरानी आदत है। पहले भी वो इस तरह की खलाबाजियाँ दिखा चुके हैं।
ताज़ा तौर पर दिल्ली दौरे को भी अवाम इसी नज़र से देख रहे हैं। रियासत में ज़ाफ़रानी पार्टी को मजबूत बनाने और क़दम जमाने का मौका देने के बाद अब वो मरकज़ से अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसको रियासत के लिए किया गया दौरा बताया जा रहा है, जबकि मरकज़ ने अभी तक सैलाब मुतासिरीन के लिए कोई रकम का ऐलान भी नहीं किया। फिर सड़कों की तामीर के लिए भी कोई फंड्स नहीं दिए गए। यहाँ तक कि रियासत को हासिल शुदनी GST बकाया जात भी सिर्फ आधे ही अदा किए गए। अनकरीब इम्कान भी नहीं लगता कि मरकज़ी हुकूमत रियासत के लिए कुछ रकम का ऐलान करेगी। इधर GHMC इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद TRS के होश ठिकाने आए हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए रकम की तकसीम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इस पर बहानेबाजियाँ की जा रही हैं। मी सेवा और ई सेवा में तफसीलात के बाद जांच पड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी रकम मख्तस की जाएगी या नहीं, इस पर कन्फ्यूजन बरकरार है, क्योंकि TRS हुकूमत इसके लिए मरकज़ से फंड्स आने का बहाना कर रही है और मरकज़ी हुकूमत है कि वो पहले अपने सेंट्रल विस्टारा पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ज़राई कानूनों के खिलाफ 18 दिन से एहतजाज कर रहे किसानों के सपोर्ट में अब पंजाब पुलिस भी आ गई है। आज मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनके मकान पर मुलाकात की और किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। किसान कायदीन ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि पीर के रोज़ दिल्ली बॉर्डर पर सभी किसान कायदीन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरा किया जाएगा। वहीं किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुबह से ही किसान यहां इकट्ठा हो रहे थे और दिल्ली कूच की तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच पंजाब के DIG प्रिजन्स लखविंदर सिंह जाखड़ ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ADGP PK सिन्हा ने इस्तीफ़े की कॉपी मिलने की तस्दीक की है। लखविंदर ने लिखा कि रियासत के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसीलिए इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूं और फौरी असर के साथ इस इस्तीफ़े को कबूल करें ताकि दिल्ली जाकर अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ सकूं। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी कित्थों आ रहे हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹੁਣ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਐ ਜੈਕ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਬਿਸਤਰੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। एक मिनट। आज मोदी जी को समझाने के लिए रैली नहीं, एक रेला दिल्ली की तरफ कूच कर गया है। रमेला रेला जो भी कहो, किसान परेशान, कंपनी वाले माला माल। खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे।
और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि बीएम सिंह जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा। किसानों की तहरीक की हिमायत में कांग्रेस कायद नवजोत सिंह सिद्धू ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया। सिद्धू ने ट्वीट किया है कि किसान कोई कर्ज माफ़ी या सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी सही कमाई और मुनासिब कीमतों के लिए लड़ रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले को नाफिज करने के बजाय किसानों की आमदनी हासिल कर ली है। मरकजी हुकूमत ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 6,000 रुपये यानी हर माह 500 रुपये का एक लॉलीपॉप दिया है। तो क्या दिया? मैं आपको 1970 में, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में, 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6,000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देकर, वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6,000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे? उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान एमएसपी ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है। और सीएए एनआरसी एहतजाज के बाद अब किसान तहरीक को भी नए नए नामों से पुकारा जाने लगा है। पहल इसको गुमराही करार दिया गया, फिर जब किसान डटे रहे तो कहा गया कि ये सब दरमियानी आदमी हैं और सिरे से कोई किसान एहतजाज में है ही नहीं।
फिर कहा गया सिर्फ पंजाब के किसान हैं, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दीगर रियासतों के किसान भी इस तहरीक में शामिल हो गए। साथ ही दीगर तबकात भी इस एहतजाज का हिस्सा बनते गए। कई सियासी जमातों का ताउन भी हासिल हो गया, लेकिन एक जमहूरी एहतजाज को अगर इस तरह बड़े पैमाने पर तायद मिलना शुरू हो जाए तो ये बात संघी तंजीमों को हजम नहीं हो सकती। इसीलिए अब धमकी आमेज लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक खुद साख्ता साध्वी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उसका कहना है कि दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद किसानों से निपट लेना चाहिए, और उसका ये भी कहना है कि दरअसल ये CAA NRC के हिमायती हैं जो किसानों की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। आइए हम आपको पहले सुनाते हैं कि उस साध्वी ने क्या कहा। जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी, और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। दिल्ली बहन समेत साध्वी का कहना है कि 16 दिसंबर तक मोहल्लत है हुकूमत के लिए, फौरी एहतजाज खत्म करवाए वरना संघी तंजीमें अपना किरदार अदा करेंगी। याद रहे कि इसी संघी खातून ने दिल्ली दंगों से पहले भी इसी तरह की वीडियो बनाई थी और लोगों को भड़काया था, लेकिन महकमा दाखिला ने इसके खिलाफ कोई चार्जशीट या केस बुक नहीं किया और अभी भी लगता है कि ऐसे ही छूट जाएगी। इस साध्वी के वीडियो के बाद ही दिल्ली में फसादात भड़क उठे थे और कई जगह पर कत्लेआम हुआ। जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों और आम शहरियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था और उनकी मईशत तबाह कर दी गई। याद रहे कि संघी तंजीमों को फसाद भड़काने और आग लगाने और तबाही का 50 साला तजुर्बा है। अब की बार साध्वी ने वीडियो के जरिए अक्सरियती तबके को बल्कि संघी गुंडों को दावत दी है कि वो किसान तहरीक पर हल्ला बोल दे और इसको ख़त्म कर दे। मोदी सरकार ने ना दिल्ली फसाद के वक्त इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही इस मरतबा कोई एक्शन होता हुआ महसूस होता है। ऐसे फासिस्ट ख्यालात की साध्वी खुलेआम अपने ख्यालात का इजहार कर रही है और तबाही की धमकी दे रही है, लेकिन हुकूमत है कि खामोश है। लेकिन इस मरतबा किसान तंजीमें और उनका साथ देने वाली तंजीमें पूरी तरह चौकस है। वो प्रोपेगेंडा का भी मुकाबला कर रहे हैं और ख़ुद पर वाटर कैनन की बौछार करने वालों को भी खाना दे रहे हैं। इस मरतबा किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं और मोदी सरकार ऐसे नफरत अंगेज साधु साध्वियों के पीछे ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। खाम तेल की कीमतें कम होने पर भी हुकूमत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करती और तेल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर खूब दौलत कमाती है। प्रियंका गांधी ने इसी के हवाले से ट्वीट किया और आवाम को समझाया कि हुकूमत जो आमदनी करती है वो कहाँ जाती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। 2020 में तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर बीजेपी हुकूमत तकरीबन 3 लाख करोड़ की इजाफी आमदनी कर चुकी है, मगर ये पैसा लोगों को राहत ना देकर कहाँ जाता है। समझिए, 20,000 करोड़ पार्लियामेंट कॉरिडोर, 16,000 करोड़ रुपए पीएम के लिए जहाज और रोजाना 2 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च हो जाता है। नए संसद भवन के भूमि पूजन के 2 दिन बाद तमिल एक्टर डायरेक्टर कमल हसन ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुल्क कोरोना से जूझ रहा है, वबा की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में नए संसद भवन की क्या ज़रूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब कोरोना की वजह से आधा मुल्क भूखा है और उनकी नौकरियां जा रही हैं तो फिर 1000 करोड़ की नई संसद क्यों। जब चीन की दीवार बनाने के दौरान हज़ारों लोगों की जान गई थी, तब हुक्मरानों ने कहा था कि ये लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी था। आप किसकी हिफाजत के लिए 1000 करोड़ की संसद बना रहे हैं? चुने गए इज्जतमाब प्रधानमंत्री कृपया जवाब दें। कमल हसन ने एक्टर के तौर पर काफ़ी नाम कमाया है। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रहे। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम बनाई। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी
एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उन्हें करीब 4% वोट मिले। कमल हसन की पार्टी का फोकस 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर है। जल्द ही वो मदुराई से अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। जब भी कोई VVIP शहर हैदराबाद का दौरा करता है तो इसके क्या सरकारी फवायद होते हैं, ये अलग बहस है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भिखारियों की किस्मत खुल जाती है। उन शख्सियतों की नज़र भिखारियों पर ना पड़े, इस मकसद के तहत उन्हें आर्जी तौर पर कहीं दूर दराज के मकाम मुंतकिल कर दिया जाता है, या फिर उन्हें शेल्टर होम्स में रखकर जब तक VVIP का दौरा ख़त्म नहीं हो जाता उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। जैसे ही VVIP का दौरा ख़त्म हो जाता है फिर उन भिखारियों को छोड़ दिया जाता है। चंद साल कबल शहर को भिखारियों से पाक बनाने की मुहिम का आगाज़ किया गया था। उस वक्त शहर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि भिखारी खौफ के आलम में छुपते छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि धड़ल्ले से उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी और भिखारियों की इत्तला देने वालों को इनाम का ऐलान किया गया था। ये बात है साल 2017 की, जब हैदराबाद को भिखारियों से पाक करने की मुहिम का आगाज़ हुआ और ये मुहिम उस वक्त अपने उरूज पर थी। उस वक्त हज़ारों भिखारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। हुकूमत की जानिब से भिखारियों को रिहैबिलिटेट करने के मराकज़ मुंतकिल करते हुए उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप के दौरे हैदराबाद के मौके पर भी भिखारियों की किस्मत चमक गई थी। उस वक्त 2 नौजवान भिखारी माहाना 12,000 रुपये तनख्वाह पर उन्हें नौकरी मिली थी। एलबी नगर के रहने वाले CH उदय कुमार और चेन्नई के मुतवतिन P राजकुमार को महकमे जेल के माई नेशनल आयुर्वेदिक विलेज में मुलाजिमत फराहम की गई थी। अब ये बात पुरानी हो गई है, क्योंकि अब ना ही हुकूमत की जानिब से उन भिखारियों की बाज़ाबातकारी के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं और ना ही कोई ख़ास दिलचस्पी ली जा रही है। नतीजे में तमाम भिखारी फिर से चौराहों और सिग्नल्स पर नज़र आ रहे हैं। साल 2016 के GHMC के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 14,000 भिखारी हैं, लेकिन इस वक्त उनकी तादाद दुगनी होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सरकारी महकमों की जानिब से जहां भिखारियों के खिलाफ ज़ोरों शोर से मुहिम चलाई गई थी, अब वो मुहिम मानो ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गई है। हालांकि ये अच्छी शुरुआत थी। उस इक़दाम के ज़रिए माजूर, बुज़ुर्ग और जिस्मानी तौर पर कामकाज करने की सकत ना रखने वाले भिखारियों को सर छुपाने के लिए, छत और पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो रहा था और सेहतमंद अफराद की काउंसलिंग करते हुए उन्हें भीख मांगने से रोका जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब भिखारियों के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम की तरह भिखारियों के अच्छे दिन का मौसम आया और गुजर गया। उस वक्त लोग कोरोना के खौफ में हैं। और इन हालात में शहरियों को भिखारियों के ज़रिए इस वायरस की जद में आने का खौफ सता रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन भिखारियों के लिए आर्जी तौर पर हरकत में आते हुए इक़दाम करने के बजाय शहर को भिखारियों से पाक बनाने के लिए मुस्तकिल मंसूबे को खतियत दे, ताकि मुस्तहिक भिखारियों को ठिकाना मिल सके और उन्हें भरपेट खाना नसीब हो। इसके लिए एक वक्त में एक मुहिम चलाते हुए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए मुस्तकिल मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इस मुहिम के ज़रिए जहां शहर को भिखारियों से पाक बनाया जा सकता है, वहीं उन भिखारियों का भी भला हो सकता है। हम भिखारियों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ज़रूरतमंदों की मदद हमारा फरीज़ा है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ लोग सेहतमंद होते हुए भी लोगों को झूठ बोलकर और झूठी कहानियाँ बयान करके हकीकी गरीबों का हक मार जाते हैं। हो सकता है कि सरकारी महकमों की जानिब से फिर से हरकत में आने से जहां असल भिखारियों के लिए उनके रहने और खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, वहीं उनके भेस में छुपे हट्टे कट्टे खुद साख्ता भिखारियों का भी सफाया हो जाएगा, जो भिखारियों का भेस बनाकर हकीकी भिखारियों का हक मार रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 7 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 16 लाख से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अभी भी 2 करोड़ से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच अमेरिका में बीते 24 घंटों में 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक मिले मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार हो गया है। मुल्क में कई रियासतों में फाइजर की वैक्सीन पहुंचाने का काम भी तेज़ हो गया है। दूसरी जानिब कनाडा हेल्थ डिपार्टमेंट ने
एलर्जिक लोगों से फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन नहीं लेने के लिए कहा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस हफ्ते के रोज जारी की गई। फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद ब्रिटेन में दो लोगों में रिएक्शन होने की बात सामने आई थी। इन लोगों को पहले से ही एलर्जी का प्रॉब्लम था। ऐसे में कनाडा ने एहतियात बरतते हुए एलर्जिक लोगों को इससे दूर रहने को कहा। सभी लोगों से कहा गया कि वो वैक्सीन लगवाने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी बातें मेडिकल वर्कर्स के साथ शेयर करें। कनाडा में इसी महीने से मास वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद की रफ्तार धीमी पड़ने और इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से इतवार के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 30,254 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 98,57,000 से ज़्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान 33,136 मरीजों की शिफायाबी से जानलेवा कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 93,57,000 से ज़्यादा हो गई। इसी तरह शिफायाबी की शरह बढ़कर 94.93% हो गई। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 3,273 से घटकर 3,56,000 हो गई है और 391 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 1,43,019 हो गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले ही वो बंगाल के दौरे पर थे। वहां 9 और 10 दिसंबर को उन्होंने रोड शो और रैलियां की थी। नड्डा ने सोशल मीडिया पर खुद के मुतासिर होने की जानकारी दी। उनके आगे के सभी प्रोग्राम्स भी रद्द कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि कोरोना की इब्तिदाई अलामात दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी गाइडलाइंस पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने उनसे राब्ते में आए सभी अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने और आइसोलेशन में जाने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना में कोविड-19 के 573 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,77,724 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1493 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 609 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,68,601 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 7,630 है, जिनमें से 5,546 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 47,186 मायने किए गए हैं, ताहम 607 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 61,28,703 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 127 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में कोरोना टेस्ट की आदाद-ओ-शुमार शक के घेरे में है। महकमे सेहत की जानिब से रोज़ाना जारी किए जा रहे सरकारी आंकड़ों की जांच में पता चला है कि ओहदेदारों ने जहां केसेस की असल तादाद छुपाई है, वहीं टेस्ट करवाने वालों ने जाली नाम, जाली पते और जाली फ़ोन नंबर दर्ज करवाए हैं। बाज़ मकामात पर सिर्फ 3 मिनट में ही टेस्ट के नतीजे का ऐलान कर दिया गया, जो कि नामुमकिन है। टेस्ट आमतौर पर डॉक्टर के नुस्खे के बगैर यानी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं कराया जाता और टेस्ट का नतीजा करीब 24 घंटों बाद आता है, लेकिन हैदराबाद में सब कुछ फौरी तौर पर हो गया। इससे शक होता है कि अमले ने जाली टेस्ट किए और गलत मुस्बित केसेस दर्ज किए। शहर के PSCs में रोज़ाना औसतन 50 से 60 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि एरिया हॉस्पिटल में रोज़ाना 200 टेस्ट हो रहे हैं। एक सेंटर में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में एक ही फ़ोन नंबर से मुतअद्दिद रजिस्ट्रेशन की गई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सैलाब की वजह से लोग घरों में होने के बावजूद भी कोरोना मामलात में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। गौरतलब है कि जब 1 दिसंबर को GHMC इंतखाबात की पोलिंग हुई थी तो एक टेस्टिंग सेंटर में 60 अफराद का तजुर्बा किया गया। उनमें से एक मरीज़ ने अपना नाम असद लिखा और एक फ़ोन नंबर भी दर्ज करवाया, लेकिन दूसरे रोज़ उसी फ़ोन नंबर के साथ किसी और मरीज़ ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि या तो मरीज फर्जी है या फिर कोरोना का टेस्ट ही फर्जी है। 3 दिसंबर को जीएचएमसी में 5003 टेस्ट किए गए, उनमें से 141 कोरोना मुस्बित पाए गए, लेकिन मीडिया बुलेटिन में सिर्फ 109 मुस्बित मामलात ही रिपोर्ट हुए। अब रियासती हुकूमत ही इन बातों की वजाहत कर सकती है, क्योंकि सेहत से जुड़े आंकड़ों से छेड़छाड़ करना लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।